नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। क्योंकि मुखर्जी कमीशन जो थी, उसके अकॉर्डिंग कभी कोई बॉडी का एविडेंस नहीं मिला, एंड वो प्लेन क्रैश में स्पेशली। तो इंडियन गवर्नमेंट ने दूसरे ऑल्टरनेटिव जो थियोरीज थी, उसके ऊपर कभी बात भी क्यों नहीं की? व्हाट वाज द रीजनिंग बिहाइंड इंडियन दैट? गवर्नमेंट का बहुत हॉस्टाइल फ्रॉम द डे वन। इंडियन गवर्नमेंट, अब इसमें दो इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया बेसिक बात है कि ज़्यादातर को ये बात का पता नहीं कि 47 से पहले की और बाद की सेम गवर्नमेंट है। इट्स अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर मैंने 1944 से बैंक लूटा तो गवर्नमेंट मुझे पकड़ लेगी। आप तो कोई नई गवर्नमेंट नहीं बनी है, लोग पता कि नई चीज़ बनी है, नई पाकिस्तान गवर्नमेंट बनी है। तो भारत सरकार वही भारत सरकार है जो अंग्रेजों के ज़माने की। आजकल ये निट पिकिंग करते हैं कि साहब कॉलोनियल एरा का। कल मैं वो खबर देखा था कि बॉम्बे से खबर आई थी कि कॉलोनियल एरा का हमने कानून चेंज कर दिया। और भाई मेरे पूरा सिस्टम कॉलोनियल है, तो क्या क्या कॉलोनियल की बात कर रहा है? पूरी भारत सरकार, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ये सारा का सारा अंग्रेजों का बनाया हुआ स्ट्रक्चर है। ये आपको नई चीज़ लेके नहीं आए हो, ठीक है? आए एक छोटा छोटा आपने कानून चेंज कर दिया। आजकल जो भारत देश आपके सामने आज का है, आज का भारत, वो अंग्रेजों का बनाया हुआ है, ठीक है? उसी तो ये उसमें हुआ था कि जब अंग्रेज इस देश में राज कर रहे थे, तो उनसे जब सवाल पूछे गए कि सुभाष बोस की डेथ हुई है कि नहीं हुई है, तो उन्होंने, अंग्रेजों ने बोला कि हमें नहीं पता, ठीक है? कम से कम हमारे हमारे जितने मक्कार हमें, उतने मक्कार वो नहीं थे। तो इन्होंने बोला कि कंफर्म नहीं है। तो इसमें टर्निंग पॉइंट आया कि भारत में 47 में ही, जैसे कहते हैं कि हमारा कहते हैं कि 15 अगस्त सन 47 को देश आज़ाद हुआ, लेकिन उसके कई महीने पहले भारत में एक इंटरिम गवर्नमेंट बन चुकी थी और पंडित जी उसको चला रहे थे और सरदार पटेल उसके गृह मंत्री थे। तो पंडित जी और सरदार पटेल दोनों इस देश को चला रहे थे 15 अगस्त से पहले, काफ़ी महीने पहले। राइट। तो पंडित जी ऑलरेडी वॉज इन चार्ज। तो 1900, तो जो भारत सरकार का जो स्टैंड है, वो जो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है कि अक्टूबर सन 46 में चाचा नेहरू ने ये बोल दिया कि सुभाष बोस की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई है। तो जब प्रधानमंत्री ने वो स्टैंड ले लिया, तो उसके बाद जितने ही वहाँ पे हमारे बाबू थे ब्यूरोक्रेट, ज़्यादातर लोगों को सुभाष बोस पसंद नहीं था उन लोगों को, वो सारे के सारों ने उसी थ्योरी को पकड़ लिया और वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड कट एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट सारी सरकार की फाइलों में। तो रूट जो उसका जो है वो पंडित जी का स्टेटमेंट है, किसी को साबित करना है, पंडित जी बोल के वो ठीक है, फिर वो पूरा गवर्नमेंट का नैरेटिव बन गया। तो उसको अगर आप आज झूठा साबित करोगे तो लपेटे में सारे के सारे वो पुराने जमाने के लोग आएंगे और उसका इफेक्ट पूरे देश में होता है, अलग पार्टी में जाकर के। पंडित जी की एक वो कंट्रोवर्सी भी है जो वॉच को लेके थी, जो उन्होंने एक वॉच प्रेजेंट की थी नेताजी की, जो हबीबुर रहमान वापस लेके आए थे, उसको लेकर आई मीन दैट्स अ काइंड ऑफ बहुत छोटा निटिग्रिटी है और उसको लेकर इट हैज़ बीन डन टू डेथ। तो वो लेके आए थे, फिर पंडित जी वो शरद बोस को दिए थे। शरद बोस ने देख के पूछा था लोगों से, तो फाइनली इट वाज अ स्क्वायर डायल वॉच और नेताजी पहनते थे राउंड वॉच। तो बेसिकली नोबडी एक्सेप्टेड इट कि वो उनका है ही नहीं। बट ऐसे बीच बीच में ऐसे कंट्रोवर्सीज वो कर देते थे। टेकिंग ऑन फ्रॉम अनुज पॉइंट, दो चीज़ें हैं जो बहुत क्रिटिकल है इसमें। When Netaji was leading the fight from Southeast Asia, he issued a very clear warning to bureaucrats, Indian bureaucrats in the British Indian government, that you are collaborators. You are collaborators, and when we come and take over power, we will put you on trial. You will not be spared. तो बहुत खुला एकदम वो था, थ्रेट था, which did not go down well with the Indian bureaucrats. तो इंडियन ब्यूरोक्रेट्स उस टाइम पे टॉप लेवल पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में थे, पावर कांग्रेस के हाथ में आने के बाद कांग्रेस जो दिन रात गाली देते थे इन लोगों को, वही कांग्रेस के सबसे बड़े दोस्त बन गए। राइट। जो पंडित जी और सरदार पटेल गाली देते थे, इनको थ्रेट करते थे, तो ये उनका पिलर्स बन गए। और उसमें भी डायनेस्टिक काफ़ी सारे आपको कई लोग आपको देखने को मिलेगा। तो वो जो मेंटेलिटी है वो इट हैज सीप्ड डाउन कंटिन्यू। और पंडित जी का था, पंडित जी वाज द ट्रेंड सेटर। उनका एबिलिटी, उनका कैपेबिलिटी लेकर कोई सवाल कोई उठा नहीं सकता। ही वाज टॉप मोस्ट ऑर्डर। तो सारे चीज़ अपने हिसाब से वो करते थे। ही यूज्ड टू इंटरवीन इन एवरी स्मॉल मैटर ऑफ गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो उन्होंने जो ट्रेंड सेट कर दिया, दैट बिकेम वो, मतलब वो बोलते हैं ना, मतलब पत्थर की लकीर, वो सेट हो गया। जब तक नरेंद्र मोदी आके उसको हल्का सा चेंज नहीं किया, डिसमेंटल नहीं किया, डिसमेंटल तो अभी तक हुआ नहीं है, बट हल्का सा मॉडिफाई किया। मोरारजी भाई ने हल्का चेंज किया था।
बट मोरारजी भाई वॉज ऑल्सो बिलोंग टू द सेम स्कूल, द गांधीयन स्कूल, तो ज़्यादा फर्क नहीं था. ये मोदी जी ने आके काफ़ी हद तक चेंज किया. जैसे हज़ारों लॉज थे जो कॉलोनियल एरा के बेकार में स्टैट्यूट बुक में पड़े हुए थे, तो दे वर चक्ड आउट. ब्यूरोक्रेसी का एक ऑपरेशन का फंक्शनिंग का एक थोड़ा मॉडिफिकेशन किया वो सर. बट अंदर में अगर आप फाइल्स पढ़ोगे, वो सेक्रेटरीज उस टाइम पे जो लिखते थे 46, 47, 51, 52 में, लिखने का स्टाइल अभी भी वही है, थॉट प्रोसेस अभी भी वही है. इट्स पंडित जी हैज एंटर द जीन्स, द डीएनए ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम. तो जब वहाँ हुआ था, जो वहाँ हुआ था, वही मॉडल है अभी तक चलता सीप है. डाउन अभी भी हो रहा है. वही चलेगा, कुछ नहीं है उसमें. पर आप जो रशियन थ्योरी है ऑफ हिम गोइंग टू द प्रिजन, उसमें क्यों नहीं बिलीव करते? नहीं, नॉट गोइंग टू द, नहीं, पहली बात तो ये कि जो बिलीव की बात है, मतलब आप पत्रकार है, चूँकि मैं ही पत्रकार था, तो मेरा बिलीव तो अभी भगवान के अंदर भी नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू. तो मैं बिलीव किसी में नहीं करता मैं, ठीक है. तो हम लोग एविडेंस फैक्ट पे चलते हैं. तो मतलब ये करता, मैं पूजा पाठ नहीं करता, ये पूजा पाठ करने वाला आदमी है. बट मेरा कहने का मतलब है, मतलब विश्वास करता हूँ, मतलब मैं कोई धर्मी नहीं हूँ, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि मैं विश्वास किसी पे करता फैक्ट बेस्ड. तो हम लोग फैक्ट पे चलते हैं. तो पहली बात तो ये करके, वो तो हमारा एविडेंस के बेस पे कहानी है. लेकिन उससे पहले अगर हम रशिया से आए, उससे पहले मैं आपको ये जो किताब और ये जो प्लेन कैश की थ्योरी, उसके बारे में एक आपको एक नज़रिया देना चाहता हूँ जो मैं आपको लास्ट टाइम नहीं दे सका, बिकॉज वो उसकी हमें ज़्यादा समझ आज के ज़माने में. हम लोग जस्टिस मुखर्जी को जानते थे, उनसे मिलते थे. तो बेसिकली मोटा मोटा जो जस्टिस मुखर्जी के आने से पहले जो इस केस को देखने का नज़रिया था, उन्होंने हमको तड़का समझाया था, उसको हमने काफ़ी एलॉबरेट किया किताब के अंदर. वो अगर आप एविडेंस पॉइंट से देखेंगे तो वो ये था कि मुखर्जी साहब के इंक्वायरी करने से पहले ये था देखने का नज़रिया कि ताइपेई शहर के अंदर एक प्लेन क्रैश होता है जिसमें सुभाष बोस की मौत हो जाती है. जो किताबों में लिखा हुआ, हिस्ट्री की बुक्स में लिखा है कि नेताजी का एक प्लेन क्रैश हुआ था ताइपेई शहर में, ताइवान कंट्री है, और उनकी सुभाष बोस की डेथ हो गई. तो मुखर्जी ने आके बोला कि नहीं, स्टोरी ये नहीं है कि उनका प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई, स्टोरी ये है, क्योंकि स्टोरी जापान नहीं दी थी, जापान का ही वर्जन है, कि ताइवान में एक प्लेन क्रैश होता है, उसमें सुभाष बोस इंजर्ड हो जाते हैं, सुभाष बोस को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ उनकी डेथ हो जाती है. करेक्ट. हाँ. और उसके बाद में उनकी बॉडी को क्रिमेट किया जाता है ताइवान में, और क्रिमेट करने के बाद में उनकी अस्थियों को जापान ले जाया जाता है, रेंकोजी टेम्पल में जाके वहाँ रख दिया जाता है. तो ये स्टोरी जो है, ये सिर्फ मरने की नहीं, आप तो सिर्फ उसकी आधी बात, मरे नहीं है, उस मरने की स्टोरी में 4 क्लियर हिस्से नज़र आते हैं. तो एक ही कंपोनेंट है कि मैं यहाँ पर आया, जयेश ने मेरा पॉडकास्ट किया, फिर हमने कॉफ़ी पी, कॉफ़ी पीने के बाद में हम लोगों ने पंडित जी के बारे में ये बोला. मतलब इट्स अ फुल स्टोरी इंस्टेड ऑफ अ इंसिडेंट. हाँ, एक तो इंसिडेंट हो गया, बट ये पूरा स्टोरी, और ये पूरी स्टोरी ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वर्जन ही है. ये सरकार भी, भारत सरकार ये बोलती है कि ताइवान में प्लेन क्रैश हुआ, उनके बाद उनको हॉस्पिटल ले आया गया, वहाँ पे 2 डॉक्टर थे, उन्होंने इलाज किया, वो मर गए, ये करके गए. तो मुखर्जी ने कहा कि ये पूरी स्टोरी के मैं 4 हिस्सों को एक स्टोरी मान के चलूँगा. ठीक है. अब पहली बात तो ये कि आप अगर हम आप बीच में आ जाते हैं, या जो हम आपको इस किताब में जो समझा रहे हैं प्लेन शब्द में, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पूरी इसमें ये बात आ रही है कि अंग्रेज़ों के ज़माने से ही ये कहानी क्लियर हो गई थी कि जो प्लेन क्रैश की जो घटना है उसका कोई एविडेंस नहीं है. आपने बोला डेड बॉडी फोटोग्राफ नहीं है ना, डेड बॉडी है, बिना डेड बॉडी के फोटोग्राफ के आप कुछ साबित नहीं कर सकते. करेक्ट. द ओनली एविडेंस ऑफ नेताजीज डेथ वॉज द स्टेटमेंट्स मेड बाय डिफरेंट पीपल, कि कुछ लोगों ने बोला कि उसकी डेथ हुई है, कुछ लोगों ने कहा कि वो यहाँ पर आए थे, डॉक्टर ने कहा जी हाँ मैंने इसका इलाज किया था, इस बंदे ने कहा जी हाँ हमने क्रिमेशन करवा दिया, हमने इनकी अस्थियाँ वहाँ भेज दी. ठीक है, ये वर्बल स्टेटमेंट है. तो उसमें जब उनको अंग्रेज़ों ने इंटेरोगेट किया तो उनके कंट्रडिक्शन निकलने शुरू हो गए. अब उसमें ये आता है कि मान लीजिए कि आप एक VIP, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी आपके सामने जिंदा जल के मर जाए, उसके कपड़े फाड़ के नंगा करके उसको आपके सामने, आंखों के सामने उसको हॉस्पिटल ले जाया जाए, ऐसी दुर्घटना और ऐसी चीज़ आप कभी नहीं भूलोगे, आपकी मेमोरी में बिल्कुल फिक्स हो जाएगा. जैसे मुझे बॉम्बे में 26/11 का हमला हुआ था, मुझे अभी तक याद है कि मैं क्या कर रहा हूँ, उस टाइम में कहाँ था मैं, क्योंकि हमने कभी भारत में देखा नहीं ऐसे कि अपने जीवन में कि बॉम्बे के अंदर इतने बड़े होटल में और पूरे शहर में वो आदमी, वो कसाब बंदूकें लेके घूम रहा है, क्योंकि सारा टीवी के अंदर ब्रेकिंग न्यूज़ आना शुरू हो गया था. तो कभी आप दुर्घटनाएं और ऐसी चीज़ें कभी भूलेंगे नहीं आप लोग, कभी आपके दिमाग में रहेगा. तो उसमें प्रॉब्लम आती कि जब इन्होंने, ये जो लोग जिन्होंने कहा कि हमने दुर्घटना को होते देखा था, जब उनकी एग्जामिनेशन होती है अलग अलग समय पे,
तो उनके आपस के वर्जन बहुत ज़्यादा कंट्रोडिक्टरी हो जाते हैं राइट कि सुभाष बोस को मतलब आग से किसने निकाला, एक आदमी कहता मैंने, दूसरा कहता जी मैंने, तीसरा कहता जी मैंने, तो वो ऐड अप नहीं कर रहा। मतलब हबीबुर this is रहमान not- ने भी कहा था। हबीब ने तो अलग आज अलग इंटरव्यू आप ले रहे हो, पॉडकास्ट आप हो रहा है, 5 साल बाद अगर मैं बोलूं नहीं पॉडकास्ट तो मेरा था, मैं इंटरव्यू तो मैं ले रहा था, इस टाइप का। और एक दूसरे के खिलाफ सिर्फ नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन सिर्फ एक दूसरे के साथ नहीं, अपना भी अपना, आज ये बोला परसों वो बोला, तरसों वो बोला। तो इफ यू पुट अ टाइम लाइन एंड क्रॉस लिंक, किसी के साथ किसी की बात नहीं मिलती। हबीबुर रहमान ने जितनी बार इस केस में मुंह खोला उसने कुछ ना कुछ ऐसी बात हाँ, बोली हर जो बार। पहले नहीं बोली। Right. जैसे पहले उसको अमेरिकन ने इंटरोगेट किया तो उसने कहा जी मेरे को पता नहीं कैसे प्लेन से सुभाष बोस निकले। दोबारा इंटरोगेट किया तो कहते थे मैंने खींच के निकाला था। तो ऐसे ना वो ये आपस में तो वो उनको समझ, तो प्लेन क्रैश की थ्योरी जो है सो इट इज़ नॉट प्रूवन, ठीक है। इनफैक्ट हबीबुर रहमान को शरद बोस ने अपने घर पे बुला के उन्हें इंटरोगेट भी किया था। जमीन सिंह बिल्कुल, वो बहुत बड़ा रगड़ दिया था। और वो बहुत बड़ा वकील थे, उनकी मूर्ति लगी है कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने। तो उन्होंने बोला कि उसको ऑर्डर हुआ था क्योंकि हबीबुर रहमान ने बहुत जगह, जिसे हम आजकल की भाषा में कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड स्टेटमेंट जो बोली जाती है, उसने ऑफ द रिकॉर्ड स्टेटमेंट दिए कि मैं नेताजी की जान बचाने के लिए काम कर रहा हूँ, ऐसा बता रहा हूँ। एनी हो, तो ये है कि प्लेन क्रैश की थ्योरी आपको बिलीवेबल नहीं है क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन एविडेंस विच इज़ मैसिवली कंट्राडिक्टरी, राइट। ठीक है। इट इज़ को ऐसा नहीं कि डेड बॉडी भी कुछ नहीं है। इसको आप हटा देंगे तो जस्टिस मुखर्जी ने क्या किया, मुखर्जी साहब ने फोकस किया हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर, ठीक है, उन्होंने फोकस किया डेथ पे और क्रिमेशन पे। तो वहाँ पे उनको क्लियर प्रूफ निकल के आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, कि सुभाष बोस को हॉस्पिटल में नहीं लाया गया, सुभाष बोस की कोई डेथ हॉस्पिटल में नहीं हुई और सुभाष बोस का क्रिमेशन में नहीं हुआ। तो पूरी की पूरी प्लेन क्रैश की कहानी इसके बेस पे पूरी कोलैप्स कर गई। राइट। कि आपने उसके 4 कंपोनेंट दिए थे, हमने उसके 4 कंपोनेंट में टेस्ट किया तो उसका तो 3 कंपोनेंट झूठे निकले, पहला कंपोनेंट प्रूव नहीं हुआ है, सिर्फ आई विटनेस अकाउंट है, वो भी सारा का सारा उसमें झोला रखा है बहुत ज़्यादा। तो ये कहानी ख़राब होगी। अब इसमें हमने जो एक नई चीज़ जो अभी हमने किताब आने के बाद हमने जो इम्प्रूवमेंट किया है, वो हमने ये इम्प्रूवमेंट किया कि एक बड़ी अजीब घटना घटी। हमारी किताब जब निकली, देखो पहली बात है कि हमारे सुनने वाले और देखने वाले ज़्यादातर बच्चे हैं, कॉलेज के लड़के लड़कियां या और थोड़े से यंग जनरेशन में, मेरे एज के लोग, आपकी एज के लोग, आपने पॉडकास्ट किया, इवन यंगर, हाँ, बूढ़े इस केस में इंटरेस्ट, मैं आपको बताता हूँ ऑफ द रिकॉर्ड भी कि आप बूढ़ों को इसमें केस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बूढ़े बैठ के रात को फिल्में देखते हैं नेटफ्लिक्स पे लड़कियों वाली, तो बूढ़े हमको बुलाते भी नहीं है पॉडकास्ट वगैरह पे, जो इनके 2-4 बुढ़ों के जिनके चलते भी हैं वो बुलाते नहीं है। यंग लड़के लड़कियाँ जो है ना, यंग लोग जो हैं वो बुला रहे हैं, वही हमारे लेक्चर सुनने के लिए आते हैं। तो एक यंग बच्चा यहाँ पे सोनीपत में है, सिद्धार्थ राठी, तो वो सर्च कर रहा था। उसने करते 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 उसके हाथ में कोई चीज़ लगी, उसने हमको इन्फॉर्म किया, किसी और एक और हमारा यंग दोस्त प्रथम, उसके थ्रू उसको हमको इन्फॉर्म करा। तो कहानी ये है आज के दिन में मैं आपको बड़ा प्लेन भाषा में समझाने की, कि नेताजी की डेथ की कहानी ये भी नहीं है जब जस्टिस मुखर्जी ने फ्रेमवर्क सेट किया। एक्चुअल कहानी ये है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, कि अगर आप उस जो भारत सरकार का वर्जन और जापान का वर्जन मैं आपको बता रहा हूँ, कि ताइवान 17 अगस्त की शाम को सुभाष चंद्र बोस को एक जहाज़ में बैठाया जाता है, जो जहाज़ एक बहुत बड़े जापानी जनरल को लेके जा रहा था, उसका नाम था जनरल सुनेमासा शिडेई। तो नेताजी और हबीबुर रहमान वर एक्चुअली को पैसेंजर इन ए प्लेन विच वॉज कैरिंग जनरल शिडेई समवेयर, ठीक है। तो वो बेसिकली तो अगले दिन उस प्लेन का क्रैश होता है, वहाँ पे वो डेथ होती है, कुछ होता है, हॉस्पिटल ले जाता है, और सुभाष बोस की और जनरल शिडेई की क्रिमेशन ताइवान में होती है और उन दोनों की अस्थियों को जापान में भेज दिया जाता है। तो इसका मतलब ये जो है कि जो भारत सरकार बोल रही है, जो जापान सरकार कह रही थी, ये कहानी सिर्फ सुभाष बोस की डेथ की नहीं है, ये कहानी जनरल शिडेई की डेथ की भी है, कि शिडेई और सुभाष बोस दोनों मर जाते हैं प्लेन क्रैश में ताइवान में, उनकी अस्थियाँ वहाँ पे उनको क्रिमेशन करके उनका वहाँ भेजा जाता है। तो ये उन्हीं का दावा है, हमारा दावा नहीं है, भारत सरकार का दावा। इस बात को आप समझ लो कि अगर शिडेई नहीं होता तो वो प्लेन ताइपे में स्टॉप ही नहीं होता, राइट। मतलब उस डायरेक्शन में जाते ही नहीं है। नेताजी और हबीबुर रहमान का उस प्लेन में बिठाया गया बिकॉज द होल टीम ऑफ जापानीज सोल्जर्स वर गोइंग फ्रॉम साइगन टू मंचूरिया, ठीक है, वो चार्ज लेने जा रहे हैं। तो शिडेई नेताजी वाज एक्चुअली को पैसेंजर इन दैट प्लेन,
अगर आप मुझे पूछेंगे वो जहाज बेसिकली शेडई को लेके जा रहा है। सुभाष को तो उन्होंने टिका दिया उसके अंदर को पैसेंजर बना करके, ठीक है। और भारत सरकार ने छाती ठोक करके अपने कैबिनेट नोट में बोला है कि शेडई की और सुभाष बोस की दोनों की डेथ हुई है वहाँ पे। और ये जो वर्जन, सरकारी वर्जन जो भारत का और जापान का है कि दोनों को हॉस्पिटल में वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ या बॉडी लाई गई, जो भी कुछ था, उसके बाद में दोनों का क्रिमेशन ताइवान में हुआ है और दोनों की अस्थियों को उठा करके उन्होंने बाद में जापान से वहाँ भेज दिया। ये जो बच्चा राठी जो हमारा यंग फ्रेंड है हमारा, उसने वो करते 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 वो गूगल कर रहा होगा बैठ करके, भगवान भला करे अमेरिका को, उन्होंने ऐसी चीज़ें बना दी, हमारे को टूल हाथ में लग गए। वो करते 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 वो चाइनीज़ वेबसाइट में पहुंच गया मिलिट्री की, तो वहाँ से कहानी कुछ और निकल के आ रही है। तो बाद में हमने उसको फिर उसको एक्सप्लोर किया, हमने अपने और दोस्तों से कांटेक्ट किया विदेशों में कि भाई कुछ, तो पता लगा कि ये जो चाइना में जो वर्जन चल रहे हैं, चाइना की जो मिलिट्री हिस्टोरियंस हैं उनका वर्जन कुछ और है। तो हमने वो किताबें ऑथेंटिक जो उनकी थी वो मंगा के देख ली क्या लिखा उसमें करके। तो चाइनीज़ एक अब नया निकल के आया कि चाइनीज़ जो हिस्टोरियंस का जो वर्जन है, जो उनकी पीएलए भी इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही है, वो ये है कि जनरल शिडई साहब कहीं और पे, किन्हीं और परिस्थितियों में, कहीं और पे उन्होंने मार दिया उनको। ओके। और शिडई सुभाष बोस उसके आसपास पे नहीं था। तो जनरल शिडई साहब सुभाष बोस के साथ में नहीं थे, वो कहीं और पे कहीं और कारण से उनकी डेथ हुई है। तो ये कहानी निकल के आ रही है चाइनीज़ मिलिट्री हिस्टोरियन के थ्रू। मैं इसको थोड़ा इजी ब्रेक डाउन करता हूँ आपके ऑडियंस के लिए, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है उनको समझना। हम दोनों आज यहाँ बैठे हैं, ठीक है। मैं जा रहा हूँ गुड़गांव वापस। आपने मुझे बोला कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। आप जा रहे हैं, आपके पास गाड़ी है, आप मुझे लिफ्ट दे दीजिए, मैं आपके साथ गुड़गांव चला जाऊँगा, क्योंकि मुझे भी गुड़गांव जाना है, ठीक है। हम गुड़गांव पहुँचते हैं, वहाँ जाके किसी और ऑटो वाले को ठोक देते हैं, तो उसका रिपोर्ट स्टोरी बनता है कि गाड़ी ने ऑटो वाले को ठोक दिया। तो स्टोरी रिलीज़ करता है हरियाणा गवर्नमेंट कि हाँ, एक गाड़ी आके, एक कार आके एक ऑटो वाले को ठोक दिया, और उस गाड़ी में बैठे थे इन दोनों। दिल्ली गवर्नमेंट उसको या फिर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लिए, नोएडा है ये, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बोलता हाँ अच्छा गुड़गांव सरकार ने बोला है तो सच ही होगा, तो ऐसे ही हुआ है। यहाँ से गाड़ी गए थे, ये दोनों बैठे थे, जाके ऑटो वाले को ठोक दिया। अब 10 साल बाद पता चला कि आप मेरे साथ लिफ्ट लेके गाड़ी में गए गुड़गांव तक। अगर लोगों को पता चले कि उस दिन मैं कोई गाड़ी लेके गुड़गांव गया ही नहीं था, तो आप लिफ्ट किससे लिए? करेक्ट। हाँ, ठोका किसको? शिडई साहब कहीं और मरे हैं। उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया कि हमने तो जहाज को शूट डाउन कर दिया समुद्र के अंदर। तो अगर शिडई कहीं और मरे, समुद्र में गिरा जहाज, उसका अलग गिरा, अलग मरा उसको। मैं जा रहा था मुरादाबाद, करेक्ट, मैं जा रहा हूँ मुरादाबाद, पर स्टोरी बन गया गुड़गांव का। तो ये किस्सा है। तो बेसिकली मतलब शिडाई कहीं और मरे हैं, कहीं और उन्होंने मारा है, उन्होंने बोस उनके साथ में को पैसेंजर थे, बट अगर वो प्लेन वहां से उड़ा ही नहीं है। जापान नो अकॉर्डिंग टू द चाइनीज वर्जन सुभाष चंद्र बोस है नहीं वहाँ पे। शिडई और एक और जनरल ओके दूसरे जहाज में थे, उनको कहीं और डुबाया उन्होंने उठा करके। चाइनीज के हिसाब से सुभाष बोस है नहीं वहाँ पर। इनफैक्ट हमने भी एविडेंस जो देखा है, अगर आप मुखर्जी की रिपोर्ट को देखेंगे, आप पुरानी चीज़ों को देखेंगे, नेताजी के शिडई से मिलने का और उसके साथ में आने का, मतलब खासकर उसके आने का ताइवान में कोई एविडेंस नहीं है। शिडई की डेथ ताइवान में हुई, उसका कोई प्रूफ ऐसे भी नहीं था हमारे पास में कोई। ये तो अब एक्सक्यूज, अब हमें ये नहीं मालूम था कि शिडई गया कहाँ, क्या हुआ। हमारा अजम्पशन ये था कि क्योंकि प्रूफ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब सुभाष बोस और शिडई, क्योंकि शिडई रशिया का एक्सपर्ट था, तो शायद वो मंचूरिया में चले गए होंगे, वहाँ से वो रशिया एंटर करके होंगे, हमारी ये इंप्रेशन था। लेकिन जब ये चाइनीज़ वर्जन निकल के आया तो इसको हमको देख करके अब ये लग रहा है कि 18 अगस्त को एक दुर्घटना होती है। चाइनीज़ जो हैं वो शिडई के प्लेन को शूट डाउन कर देते हैं, वो समुद्र में गिर जाता है, ठीक है। जापानीज़ को मालूम चलता है, कम से कम ये बात मालूम चल रही थी कि शिडई साहब जो हैं वो समुद्र में उनका जहाज गिर गया, वो गए। तो उस कहानी को नेता कवर यूज़ करके उन्होंने नकली सुभाष बोस की चोरी प्लांट कर दी उसके अंदर। नेताजी वहाँ थे ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो ये कहानी, तो ये पूरा का पूरा इनका पूरा गुब्बारा फट गया। तो ये बहुत बड़ी स्टोरी हो गया ना। आपको कोई कॉरोबोरेटिंग एविडेंस इन फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स या अदर एविडेंस कुछ मिला नहीं। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, तो सिमिलर है। 1960s में एक जगह है महाराष्ट्र में, शिवपुर कलान करके। तो वहाँ के लोगों ने क्लेम किया, बाद में जो नेक्स्ट कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना, मध्य प्रदेश में शिवपुर कलान, तो मध्य प्रदेश में शिवपुर कलान करके एक जगह है, तो वहाँ के लोग नेक्स्ट कमीशन, खोसला कमीशन जो बना था 70 के दशक में, उनके सामने आया एक स्टोरी लेके। तो गाँव वालों ने कहा कि एक दिन
एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया हमारे गांव में। मुखर्जी में बोला उन्होंने ये। पहले खोसला में पहली बार बोला। अच्छा। तो एक प्लेन क्रैश हो गया, तो उसमें से एक साधु निकला पहले, तो हम पहचानने की कोशिश कर रहे थे, तो पीछे से आर्मी यूनिफॉर्म पहन के दूसरा एक बंदा निकला, तो देखते ही हम पहचान गए ये तो हिटलर था, और साधु के बेस में ये तो नेताजी है। ये स्टोरी लेके कमीशन के सामने आए थे और बाद में गवाही दिया, विटनेस दिया कमीशन के सामने, क्रॉस एग्जामिन भी किया गया था उन लोगों को कि ये नेताजी ही थे। ओके। पर तो उस स्टोरी में और प्लेन क्रैश की स्टोरी में क्या फर्क है? सिर्फ ये कि ये कुछ जापानीज बोल रहे हैं, विदेशी है इसलिए ज्यादा क्रेडिबल है, और हमारे ये देहाती है इसलिए क्रेडिबल नहीं है। तो वो तो रेसिज्म हो गया ना। करेक्ट। आप अगर आप एविडेंस को बराबर तोलोगे तो ये शिवपुर करान की स्टोरी और ताइवान की प्लेन क्रैश की स्टोरी में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आपका बेसिक कॉरोबोरेटिंग एविडेंस दोनों जगह पे ही नहीं है। नहीं मिल रहा कैसे। ओके। बट और उसमें एक और अलग कहानी है जो मैं उम्मीद करता हूँ फ्यूचर में लोग डिस्कशन करेंगे कि उसमें आईबी का रोल भी बड़ा ज़बरदस्त है। जैसे कि जैसे कई स्टोरियाँ नेताजी के बारे में हमें दिखाई दे रहा है कि वो प्लांट की गई हैं कंफ्यूज करने के लिए, पब्लिक का दिमाग भटकाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमने एक चीज़ नोट करी है करके कि जब जब इस देश में कोई घटना घटती है कि कोई बोलता है कि साधु महात्मा सुभाष चंद्र बोस हो सकते हैं, तो आईबी वाले उसको ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो गुमनामी बाबा की कहानी जिसको लेकर के हाई कोर्ट में केस ठुक गया, जिसको लेके इतना बड़ा बवाल मचा, जिसको लेकर के हाई कोर्ट की फेवरेबल रूलिंग आ रही है, ठीक है, उस पर इतना क्लेश, इतना 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 उस पर इतना कांड हुआ, उस पर इतना कुछ हुआ, चर्चा हुई, उसके बारे में ये कहते हैं हमारे पास में कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो कैसे पॉसिबल नहीं भैया, आपके पास तो आप तो एक अगर गांव में कुत्ता भी अगर मर जाएगा तो उसकी रिपोर्ट आईबी के पास जाती है, ठीक है। आपके पास में मैं ये मान के चलूंगा रिपोर्ट में कुछ और लिखा हो, मैं उसको डिस्प्यूट नहीं करूंगा, लेकिन द वेरी फैक्ट वही कह रहे हैं कि हमको हमारे रिकॉर्ड ही कोई इसके बारे में नहीं है, इसका मतलब वो झूठ कह रहे हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम है कि अभी भारत जो देश है वो उस पर चर्चा करने के लायक, क्योंकि पब्लिक को उस लेवल पे लाने के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़े समय बाद में जो कनेडीज आपके जो डॉक्यूमेंट वहाँ अमेरिका में निकल के आ रहे हैं, क्योंकि कल बहुत बड़ी घटना घटी कि वो उनके कोई 2000 ऐसे रिकॉर्ड मिले हैं जिनका जिक्र कहीं नहीं था, कहीं सडनली निकल के आ गए कहीं से, पता नहीं कहाँ से। तो वहाँ पे उसको देख कर के जो उसकी जो कमेटी की वो जो हेड है जो टास्क फोर्स की, उसने बोला कि गवर्नमेंट की थ्योरी ठीक नहीं है, ऑफिशियल थ्योरी। तो अगर यहाँ भी मेरा मानना है कि अगर एक बार दबाव पड़ना शुरू होगा, डिस्कशन डिबेट होगी, तो यहाँ भी पता नहीं कहाँ कहाँ से रिकॉर्ड निकलने शुरू हो नहीं, जाएंगे। पहली बात तो ये है कि अभी जो 300 फाइल डिक्लासिफाई किया, उसी का एग्जिस्टेंस किसी ने नहीं बताया था, एक्नॉलेज नहीं किया था। तो 300 फाइल तो ऐसे ही नंबर उठ के आ गया, कहाँ से आया, क्यों आया, बाकी कितना है किसी ने बताया नहीं, तो बस 300 फाइल डिक्लासिफाई हो गया। बट इसके साथ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुमनामी बाबा के सो कॉल्ड गुमनामी बाबा के मौत के बाद यूपी गवर्नमेंट ने एक पुलिस इंक्वायरी कराया था। वो पुलिस इंक्वायरी रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल है, मतलब डिक्लासिफाइड नहीं है, पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो इसने अनुज ने उसको निकाला था, ही वेंट टू द डीएम्स ऑफिस, तो वहाँ पे फाइल में इसको मिला, सो ही गॉट द रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में जब पढ़ रहा था मुझे नजर आई ये चीज़, दिस इज शॉकिंग। पुलिस रिपोर्ट में बोल रहा है कि इस बंदे के पीछे पिछले 10 साल से सेंट्रल आईबी लगा हुआ है, तो हमसे अलग रिपोर्ट क्यों मंगवा रहे हो? तो अगर ये ऑफिशियल पुलिस रिपोर्ट है, तो फैजाबाद के पुलिस अगर फाइल कर रहा है ये रिपोर्ट कि आईबी वाज फॉलोइंग गुमनामी बाबा, तो वो आईबी के वो फाइल्स कहाँ गए? करेक्ट। हाँ, अब उसमें डिबेट होता है। प्रॉब्लम सारी कहानी घूम फिर के आ रही है मेन स्ट्रीम मीडिया पे, एंड द रीजन वाई पॉडकास्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ऑडियंस, आपको देखने सुनने वाले सारे के सारे यंग बच्चे, फर्टाइल माइंड वाले हैं, वो जानना चाहते हैं सच्चाई क्या है। जो बंदा बुढ़ा हो गया उसका ऑलरेडी माइंड फिक्स हो गया, बुढ़ा मानने को तैयार नहीं है। बुढ़ा रात को फिल्में देखता है नेटफ्लिक्स पे जाके, बच्चे लड़कियों वाली। तो आपके देखने वाले ज़्यादातर पॉडकास्ट में सारे बच्चे, यंग लड़के लड़कियाँ जिनको जानने की उत्सुकता है, वो देख लेते हैं कि 2-2.5 घंटे में ये बैठ के इतनी राम कहानी सुना रहा है, इसमें कितना, इसके अंदर कितना कंटेंट है। लेकिन प्रॉब्लम है कि नैरेटिव अभी तक हमारा इस पर नहीं चलता। भगवान करे चले, जैसे अमेरिका में तो नैरेटिव सेट हो गया कि पॉडकास्टर्स जो हैं नेता उनके पास में जा रहे हैं। ट्रम्प साहब खुद बैठे हैं पॉडकास्टर के सामने। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले टाइम पे हमारा भी देश में हालत हो। मेन स्ट्रीम मीडिया में प्रॉब्लम ये आ रही है हमारे केस को लेकर के। मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत अच्छा है, मैं खुद मेन स्ट्रीम से आया हूँ तो मैं उसकी बहुत तारीफ है, वहाँ भी हमें स्पेस मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम जहाँ से वहाँ एक तो होता है स्पेस कंस्ट्रेंट की हर चीज़ को आधे घंटे में डिस्कस करना है, 4 बंदे लड़ेंगे आपस में। अनफॉर्चुनेटली ये जो तरीका है ये शायद कामयाब नहीं है। अगर आपको कोई
किसी मुद्दे की गहराई में जाना, खासकर ऐसा मुद्दा जो बहुत पुराना है, जिसमें मल्टीपल करेक्टर्स हैं और बहुत सारे प्लॉट हैं, वो समझाना मुश्किल हो जाता है करके। तो वहाँ पे जो एक माहौल बिल्डअप हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल ये डिबेट्स होनी चाहिए, जैसे ये हमने पॉइंट रेज़ किया, ये पॉइंट अगर हमने रेज़ किया, अगर कल को बाई चांस हम ये रेज़ करते हैं कि साहब आईबी के पास में रिपोर्ट्स होनी चाहिए गुमनामी बाबा के बारे में, ठीक है, ये कारण है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया वाले क्या करेंगे, जाके किसी पार्टी के स्पोक्सपर्सन से बाइट ले लेंगे, उनके पास में वो सेट आदमी है। अब ये प्रॉब्लम क्या होती है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग एक बार रिपब्लिक टीवी के स्टूडियो में बैठे थे कलकत्ता में, बंगाल के, ठीक है। हमने एक स्टोरी उस टाइम मीडिया में आई थी, और स्टोरी ये थी कि हम लोगों ने एक सूचना के अधिकार आरटीआई के अंतर्गत हमने एक एप्लीकेशन लगाया, और वो आने के बाद जो उसका रिजल्ट निकल के आया, तो हमने खुल्लम खुल्ला एलिगेशन लगाया कि CFSL कैलकाटा, जो सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री है, आईबी के टाइम पे सेटअप हुई थी, आजकल MHA के पास में है, उसने गुमनामी बाबा की झूठी रिपोर्ट दी है DNA की। ये हमारा एलिगेशन, ठीक है, वो राइट रॉन्ग अलग कहानी है, बट हम खुल्लम खुल्ला ये एलिगेशन लगा रहे हैं, और ट्रिगर है RTI का एक रिप्लाई, ठीक है। उसको लेकर के मैं ये दोनों स्टूडियो बैठे हुए हैं, ठीक है, 2 व्यक्ति और RTI एक्टिविस्ट और एक और एक्सपर्ट, वो दोनों हमको सपोर्ट कर रहे हैं, तो और डिस्कशन इसके ऊपर हो रही है। अभी आपको दिखा रहा हूँ कैसे मेन स्ट्रीम मीडिया में लोगों ने देखना छोड़ दिया है। डिस्कशन CFSL की रिपोर्ट पर है, ये रिपोर्ट झूठी है कि सच है, वहाँ पर एकदम से 2 आ जाते हैं प्रवक्ता पार्टी के, एक BJP का, TMC का। अब आपकी निगाह में वो BJP TMC है, हमारी आंखों में दोनों गांधी भक्त है, दोनों का एजेंडा कॉमन है कि गांधी जी का नाम प्रमोट करना है। इन लोगों की आपस में सेटिंग है, और ये हर जगह काम चल रहा है कि ये किसी मुद्दे पे डिस्कशन नहीं होने देते। वो बात करते करते उसने अटैक कर दिया सावरकर जी के ऊपर। हम सावरकर जी की बात नहीं कर रहे इस केस में, ये सावरकर का मुद्दा CFSL में सावरकर जी कहाँ पे आ गया, वो सावरकर जी मुद्दा छोड़ दिया। BJP वाले ने पंडित जी पे अटैक कर दिया, पंडित जी को स्वर्ग सिधारे 70 साल हो गए। तो ये कोई डिस्कशन, जैसे ये पॉइंट हमने उछाला कि IB के पास रिपोर्ट्स होनी चाहिए, इसका बाइट लेने के लिए आपको रिटायर्ड IB के किसी बंदों से, अगर आप एग्जिस्टिंग से नहीं बात कर सकते, आपको रिटायर्ड बंदे को आप बिठाओ अपने सामने, सोर्स तो वही और उससे पूछो, भैया मेरे, आप पहले आप ये बताओ कि आप फंक्शन कैसे करते हो, ठीक है, आप कैसे काम करते हो, आपको चप्पे चप्पे की खबर होती है कि नहीं होती, आपके पास में ये गवर्नमेंट का वो है, इतनी बड़ी खबर देश में घटी, इतना बड़ा कांड हो गया, मुख्यमंत्री स्टेटमेंट दे रहा है, पार्लियामेंट में सवाल उठ रहे हैं, आप ये कैसे कह रहे हो, आपको नहीं पता कि इसके बारे में, आप उसको घेरो। लेकिन वही बात अगर आप किसी पार्टी की प्रवक्ता को पूछोगे, वो आप सवाल पूछोगे नेताजी का, वो अटैक कर देगा सावरकर पे, वो सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी जी फाइल पब्लिक क्यों नहीं कर रहे, वो अटैक करेंगे पंडित जी के ऊपर। तो उनका तो काम हो गया, उन्हें तो इशू को डाइवर्ट करना था। लेकिन पॉडकास्ट का ये फ़ायदा है कि मैं और आप अपने बैठ के लंबी बात कर सकते हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि फ्यूचर में आपके हमारे पॉडकास्ट इन इश्यूज़ के ऊपर आएंगे। कि मैं चाहता हूँ कि एक पॉडकास्ट आप करें जो सिर्फ इंटेलिजेंस ब्यूरो और सुभाष बोस डेथ मिस्ट्री के ऊपर हो। बड़ा अच्छा टॉपिक है कि IB और नेताजी डेथ मिस्ट्री और ये तो एक एग्जांपल दिया, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, आई एम श्योर, बहुत से एग्जांपल है, बहुत सी चीज़ें करें। अब जैसे उसमें एक और कहानी, आपको इसका एक और एविडेंस पॉइंट दिखाता हूँ। वो कहानी जो इस किताब में हमने अच्छा समझाया करके, जो लोगों को समझ, देखिए ये सारी इन्वेस्टिगेशन टाइप है, और ये छोटा मोटा केस नहीं है। दिस इज नॉट आरुषि तलवार मर्डर केस, दिस इज अ वेरी बिग थिंग, दिस इज व्हाट सुभाष चंद्र बोस। ओके, लोग बोलते हैं बड़ा खबर, बड़ी मिस्ट्री हो गई, ये हो गया, कोई छोटा मोटा एरा गहरा बंदा मर रहा है, आप बैठ के ऐसे डंडोरे पिट रहे से कोई बड़ी कोई इजिप्शियन पिरामिड की मिस्ट्री आ गई है। ये एक बहुत बड़ा केस है। इसमें भगवान ना करे अगर सुभाष बोस की डेथ नहीं हुई जैसे बोला जाता है, तो लपेटे में आने वाले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। ये मैंने आपके स्टेटमेंट्स में मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये कल को साबित हो जाता है कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में नहीं हुई, उसका सीधा सपाट मतलब ये निकलेगा कि बहुत से प्रधानमंत्रियों ने और राष्ट्रपति ने झूठ बोला। क्यों? क्योंकि वो नहीं मरे। अगर आप गवर्नमेंट एडमिट कर लेगी तो, अब वो क्यों करा अलग कहानी है। लेकिन अभी जैसे फॉर एग्जांपल एविडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्वेस्टिगेशन है वो ये कैसे चलती है, वो ये से चलती है। आपको मैंने बताया कि वो प्लेन क्रैश की थ्योरी है, उसके 4 अलग पार्ट हैं कि आपको एविडेंस ढूंढना है। तो अंग्रेजों को जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी ऑन द ग्राउंड में, और वो रिपोर्टें हैं और हमारे पास में एविडेंस है कि भारत सरकार ने ये कोशिश की कि ये एविडेंस को दबाया जाए, ये रिपोर्टों को, लेकिन बाद में रिपोर्टें निकल गई। उन्होंने ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया था कि आई विटनेस अकाउंट पे स्टोरी बेस्ड है डेथ की, और आई विटनेस अकाउंट जो है वो आपस में क्लैश कर रहा है एक दूसरे के साथ में। तो ये एक थिंकिंग निकल करके अंग्रेजों के टाइम पे ही आनी शुरू हो गई थी कि ये जो वर्बल अकाउंट दिए जा रहे हैं, इन्हें कंफर्म करने का एक ही तरीका है कि आप ताइवान में जाओ, ताइपे शहर में जाओ जहाँ पे कहते हैं प्लेन क्रैश हुआ था, और वहाँ जा कर के आप हॉस्पिटल के रिकॉर्ड चेक करो
क्योंकि इस बंदे का दावा है कि नेताजी को हॉस्पिटल में ले जाएगा, हॉस्पिटल में जाएंगे तो कुछ ना कुछ पर्ची तो बनेगी साथ में। और आप खुद कह रहे पर्ची बनी थी, डॉक्टर ने खुद बोला पर्ची बनाई है, मैंने नाम लिखा उनका, उसमें सर्टिफिकेट दिया उनका, उस सर्टिफिकेट के बेस से मैंने कमीशन करवाया। तो ये जो बातें बोल रहे हैं इसको कन्फर्म करने का, जैसे कि मान लीजिए कि आप मुझसे मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पे दिल्ली में, मैं कहता हूँ मेरा नाम अमित है, कल को मैं आपको मिलता हूँ पूना में, आपको मैं मिलूँ कि मेरा नाम तो सर्वेश है, फिर आप उसके बाद में आप मुझे मिलो कहीं और झारखंड में, मैं आपको बोलूँ जी मेरा नाम तो जियाउद्दीन है, तो आप कंफ्यूज है कि आदमी जब जगह मिलता है मुझे नया नाम बोलता है, तो आप चौथी बार मुझे बोलोगे सर अपना मुझे आधार कार्ड दिखाओ आप, ठीक है ना। तो ये होता है कि आपका वर्बल अकाउंट जो है वो कंट्रडिक्शन कर सकते हैं, आप झूठ कह सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस झूठ नहीं बोलता, खासकर वो जो कंटेम्प्रेरी हो उसी टाइम का। मैं बात की बात नहीं कर रहा कि आप मुझे 40 साल बाद का रिकॉर्ड दिखाओ, जैसे आधार कार्ड ठोक बजा के, पहले तो बर्थ सर्टिफिकेट होता था, स्कूल सर्टिफिकेट, कि आपको स्कूल में 10वीं क्लास में आपका क्या नाम था, तो उससे आपका साबित हो कि कंटेम्प्रेरी रिकॉर्ड का माना। ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से पूरी दुनिया में चलते हैं एविडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू में, कि वर्बल स्टेटमेंट मेरी चेंज हो जाएगी लेकिन मैं पुराने रिकॉर्ड को चेंज नहीं कर सकता। और आप ही ने बोला कि वहाँ रिकॉर्ड बनाए गए थे, तो अंग्रेजों ने ये लाइन पकड़ ली थी कि ये कंफर्म करने के लिए आपको ताइवान में जाना पड़ेगा और वहाँ जाके रिकॉर्ड चेक करने पड़ेंगे। लेकिन कुछ कारणों से वो इंक्वायरी वहाँ नहीं कर सके। हो सकता है उन्होंने करी हो, लेकिन मैं जो डीक्लासिफाइड फाइल में निकल के मैंने आपको बता रहा हूँ कि वो उनके हिसाब से कोई इंडिकेशन है ही नहीं कि वो कर पाए। इन द डीक्लासिफाइड फाइल्स हो सकता है देयर आर अदर फाइल्स विद द MI5 और MI6 शायद उसमें कुछ हो जो सीक्रेट हो, लेकिन जो डीक्लासिफाइड फाइल्स में उन्होंने जो अंग्रेजों ने लिखा है कि हम लोग ताइवान में इंक्वायरी ढंग की नहीं करवा सके, ठीक है। तो भारत सरकार जो है 1946 में, अब यहाँ गेम निकल के आ रहा है कि 1946 में भारत सरकार जो ज़माने की सिस्टम जो था पूरा, जो उसने एक हरिन शाह नाम का एक कांग्रेसी था जर्नलिस्ट, उसको उन्होंने इंक्वायरी के लिए भेजा। तो वो गया तो एज ए कवर, एज ए पत्रकार, लेकिन वो काम गवर्नमेंट के लिए कर रहा था। उसने वहाँ जाकर के इंक्वायरी करी और उसने रिपोर्ट भारत सरकार को दी अपनी, ठीक है। वो रिपोर्ट उन्होंने गोल कर दी, आज तक वो रिपोर्ट गायब होगी, किसी को पता नहीं है। अगर मैं उसको डिस्काउंट भी कर दूं, 1951 तक आते आते भारत सरकार को ये मालूम चल गया था एट द हाईएस्ट लेवल। मैं हाईएस्ट लेवल मतलब पंडित जी को इन्फॉर्म किया गया, लिखने वाला फॉरेन सेक्रेटरी है, हम तो छोटे मोटे बंदे की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, सीधा टॉप लेवल की बात कर रहे हैं। तो 1951 तक आते आते पंडित जी की नॉलेज में ये बात थी, प्रधानमंत्री की और फॉरेन सेक्रेटरी की, कि जो ताइवान में जो रिकॉर्ड निकल के आ रहे हैं वो डेथ स्टोरी को प्रूव नहीं कर रहे, ठीक है। इनका रिएक्शन क्या था? छुपा दो इस बात को, राइट। दे डिड नॉट टेल द कंट्री अबाउट इट। छुपा क्यों दो? मत बताओ किसी को, चुप रहो, सीक्रेट। बट रीजनिंग क्या है उसके पीछे? अब चोर जो झूठ बोलेगा वही द होल थिंग इज टू कवर अप द होल स्टोरी। आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू हुआ है ना। एक तो है मार्जिनलाइज करो। सुभाष बोस, आपको ये हमेशा याद रखना होगा जब भी आप इस केस के बारे में डिस्कस कर रहे हो, कि सुभाष बोस वॉज द ओनली पॉलिटिकल लीडर इन आवर मॉडर्न हिस्ट्री जिन्होंने महात्मा गांधी को इलेक्टोरल डिफीट दिया था। श्योर। और किसी राजनीतिक नेता की बस की बात नहीं थी। और ये इंसल्ट कांग्रेस आज भी नहीं बोला है। उनको पता है कि द मोमेंट यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट नेताजी, you are creating an alternative which will demolish the Gandhian false narrative. तो गांधीयन नैरेटिव को बचाना है बाई हुक और बाई क्रूक, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे अब तो देखने को मिल रहा है बीजेपी भी वैसे ही है, टू प्रोटेक्ट द गांधीयन नैरेटिव। तो दैट्स अ वेरी फंडामेंटल एस्पेक्ट